नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज की क्लास में हम एमए फर्स्ट ईयर द्वितीय सेमेस्टर पेपर सेकेंड जिसका नाम है मोटिवेशन एंड अफेक्टिव प्रोसेस, इसके अंतर्गत यूनिट फर्स्ट का जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वह है अभिप्रेरणा। इसका संप्रत्यय क्या होता है ये देखेंगे हम, साथ ही साथ इसके प्रकार क्या होते हैं और इसके कारक और विशेषताएं क्या होते हैं, तो इसके बारे में हम आज के क्लास में बात करने वाले हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए, मोटिवेशन जिसको हिंदी में अभिप्रेरणा करते हैं और इसको क्या है एक शब्द से और जाना जाता है जिसको हम प्रेरणा कहते हैं। तो अभिप्रेरणा और प्रेरणा से ज़्यादा आप अपने लाइफ में मोटिवेशन शब्द का सुने होंगे, मोटिवेशन का नाम बहुत ज़्यादा आप सुने होंगे। तो ये मोटिवेशन होता क्या है? लोग कहते हैं मेरे जीवन में मोटिवेशन नहीं है, मुझे मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेशन वीडियो देखते हैं। तो ये मोटिवेशन होता क्या है, कैसे वर्क करता है, इसी के बारे में चर्चा हम करने वाले हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि वास्तव में मोटिवेशन होता क्या है, अभिप्रेरणा होता क्या है या प्रेरणा क्या होता है, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि मोटिवेशन क्या होता है। सबसे पहली बात यह है कि मोटिवेशन का हिंदी जो होता है वो होता है अभिप्रेरणा होता है या प्रेरणा होता है। देखिए, मोटिवेशन का हिंदी प्रेरणा होता है और साइकोलॉजी में प्रेरणा को अभिप्रेरणा कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे अर्थ, इसका मीनिंग क्या आता है। तो यदि सामान्य अर्थ में आपको बताएं तो अभिप्रेरणा का सामान्य अर्थ वैसी अवस्था है, यानी कि मोटिवेशन क्या होता है, एक अवस्था होता है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। यानी सिंपल अर्थ में आप देखें तो अभिप्रेरणा या प्रेरणा एक ऐसी अवस्था होती है जो व्यक्ति को किसी कार्य करने के लिए क्या है प्रेरित करती है या उस पर बल डालती है या उसके कार्य करने की गति को बढ़ा देती है। इसे क्या कहते हैं? मोटिवेशन। क्लियर हो गया? एक और अर्थ देख लें, यदि एक लाइन में पूछे कि सामान्य अर्थ में प्रेरणा क्या है, तो इसका तात्पर्य क्या है? प्रोत्साहन से। यानी कि व्यक्ति जब भी किसी चीज़ से भी प्रेरित होता है तो इसका मतलब है कि वो उसको क्या है किसी न किसी रूप में प्रोत्साहन मिला है, चाहे वो उसको घर से मिले, चाहे उसे जो है बहुत सारे वीडियो देख के मिले, लेकिन उससे प्रोत्साहन जरूर मिलता है। इससे व्यक्ति क्या है अभिप्रेरित होता है। तो आपने सामान्य अर्थ में समझ लिया कि मोटिवेशन क्या होता है। पहला आपने समझा कि अभिप्रेरणा एक ऐसी अवस्था होती है या इसको मानसिक अवस्था भी आप कह सकते हैं, क्योंकि सारी क्रियाएं आपके दिमाग से होती है, इसलिए मानसिक अवस्था होती है जो व्यक्ति के कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम। अभिप्रेरणा का अंग्रेजी रूपांतरण क्या है? मोटिवेशन। इसका मतलब है कि अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मोटिवेशन। अब मोटिवेशन क्या है? शब्द लैटिन भाषा, किस भाषा से? लैटिन भाषा के मोटम या मोवियर शब्द से हुई है। समझ गए? यानी कि अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मोटिवेशन कहते हैं। अब मोटिवेशन शब्द लैटिन भाषा के मोटम या मोवियर शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, जिसका अर्थ क्या होता है? गति प्रदान करना, शक्ति देना या व्यक्ति को सक्रिय कर देना। ठीक है, इस प्रकार प्रेरणा या अभिप्रेरणा वह आंतरिक शक्ति, मोटिवेशन क्या है? एक आंतरिक शक्ति है, इनर पावर है, ठीक, या बल है जो प्राणी को कोई विशेष व्यवहार या क्रिया करने को बाध्य करती है। ठीक है, मोटिवेशन क्या है? एक आंतरिक शक्ति है जो प्राणी या जीव को कोई विशेष व्यवहार या विशेष क्रिया करने के लिए बाध्य करती है। जैसे कि आप जो है कि पढ़ाई में आपका मन नहीं लग रहा है या आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप YouTube पे गए, संदीप माहेश्वरी का आपने वीडियो देख लिया, एक दो वीडियो देख लिया, आप उससे इतना ज़्यादा मोटिवेट हो गए कि वो आपके अंदर क्या है आंतरिक शक्ति उत्पन्न हो गई, जिसके कारण आपने क्या किया, आप कुछ देर तक क्या है लगातार मन लगाकर पढ़ें। लेकिन ये जो मोटिवेशन है ये बहुत जल्द समाप्त हो जाता है, क्योंकि ये मोटिवेशन परमानेंट नहीं होता, क्योंकि आप बाहरी फैक्टर से मोटिवेशन प्राप्त कर रहे हैं, जबकि ये होता है कि जब आप आंतरिक फैक्टर से मोटिवेशन प्राप्त करेंगे तो वो परमानेंट होता है। तो हमेशा आप क्या है
तो आप हमेशा अपने क्या है अंदर से मोटिवेशन प्राप्त करें, अपने आंतरिक फैक्टर से मोटिवेशन प्राप्त करें। आप अपने माता पिता को देखकर मोटिवेशन प्राप्त कर सकते हैं। वो मोटिवेशन जो रहेगा वो हमेशा के लिए बना रहेगा। बाकी जो बाहरी तत्वों से मोटिवेशन आप प्राप्त करेंगे वो मोटिवेशन परमानेंट नहीं होगा। तो ये अर्थ के बारे में हमने बात किया। अब परिभाषा देख लेते हैं जिससे आपको मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। तो पहला परिभाषा हमने लिया है हिलगार्ड इत्यादि 1975 के अनुसार। ये कहते हैं कि यह एक ऐसी अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, जिसका मतलब या आशय आवश्यकता की पूर्ति, व्यक्ति की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति एवं उसे लक्ष्य प्राप्त करने के व्यवहार के नियंत्रण से। यानी कि जब आप मोटिवेट होते हैं, यानी कि जब आप अभिप्रेरित होते हैं तो क्या होता है, आप अपने आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, ठीक है, एवं लक्ष्य को प्राप्त करने में आपका जो व्यवहार है उसको नियंत्रित करते हैं। मान लीजिए आपने लक्ष्य बनाया कि हमको क्या है, सरकारी मास्टर बनना है या तो IAS PCS बनना है। ये क्या हो गया आपका, क्या है आवश्यकता, क्या हो गया, आपको बनना है सरकारी मास्टर या IAS PCS बनना है। तो आप क्या करेंगे, जब आप मोटिवेट होंगे तो आप क्या करेंगे, उसी के हिसाब से आप व्यवहार करेंगे। मतलब वैसा ही अपना आप रूटीन बनाएंगे, पढ़ने का और खेलने का, हर चीज़ का एक डेली रूटीन बना के अपने व्यवहार को अपने कंट्रोल में करके आप क्या है आगे बढ़ेंगे। यही हिलगार्ड महोदय का कहना था। एक परिभाषा और हमने लिया है गुडे का। ये कहते हैं प्रेरणा किसी कार्य को आरंभ करने, जब आप मोटिवेट होते हैं तो किसी कार्य को आरंभ करने, उसे जारी रखते हैं और उसे नियंत्रित करते रहते हैं। इसी की प्रक्रिया का नाम क्या है, प्रेरणा। जब आप मोटिवेट होते हैं, आप के अंदर अभिप्रेरणा होता है, तो आप किसी कार्य को आरंभ करते हैं और उसे जारी रखते हैं। और जारी रख के क्या करते हैं, उसे तब तक करते हैं जब तक क्या है वो पूरा नहीं होता है, और उसे उस पर अपना कंट्रोल बनाए रखते हैं। अगर आपके अंदर मोटिवेशन नहीं है तो आप किसी कार्य को आरंभ करेंगे और उसे क्या है बीच में ही आप छोड़ देंगे। तो ये गुडे महोदय कहना था। ये एक छोटी सी परिभाषा है स्किनर का। ये कह रहे हैं अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। क्यों सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है? इसलिए सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है कि जब आप अभिप्रेरित होते हैं तो क्या होता है, आप फोकस्ड भी होते हैं, आप एकाग्रचित भी होते हैं। तो एकाग्रचित होकर जब आप कोई चीज़ को, कार्य को करते हैं तो क्या है, उस कार्य को आप बेहतर तरीके से सीख भी जाते हैं। इसी का नाम क्या है, अभिप्रेरणा। मैकडूगल का परिभाषा देख लेते हैं। प्रेरणा प्राणी की वे शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक, यानी कि शारीरिक दशा है, कैसे है, आप क्या है कार्य करते हैं, व्यवहार करते हैं, तो शारीरिक दशा, और मनोवैज्ञानिक दशा कैसे है कि ये एक मानसिक अवस्था है। आप अंदर से मोटिवेट होते हैं तो क्या मोटिवेट कहाँ से मिलते हैं, आपका माइंड ठीक होता है, तो उससे क्या है आप व्यवहार करते हैं, शारीरिक व्यवहार। इसलिए शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशा है जो उसे निश्चित मार्गों में कार्य करने के लिए निर्देशित करते हैं। जो वो लक्ष्य बनाया है उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसे क्या है बीच बीच में इंट्रैक्शन देती रहती है या उसे निर्देशित करती रहती है। तो ये अर्थ और परिभाषा के बारे में बात हुआ। आशा करते हैं कि आपको जो है मोटिवेशन क्या होता है इसके बारे में एकदम आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम जान लेते हैं अभिप्रेरणा की विशेषताएं क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन। सबसे पहला विशेषता है शक्ति संचालन। ठीक है, शक्ति संचालन क्या होता है? शक्ति संचालन जब आप मोटिवेट होते हैं, ठीक है, जब आप अभिप्रेरित होते हैं, आप खुद कल्पना करिए कि जब आप अभिप्रेरित होते हैं तो आपके अंदर जो शक्ति होता है वो पहले की अपेक्षा बढ़ जाता है। आपके शरीर में कुछ रासायनिक और दैहिक परिवर्तन होते हैं जिससे क्या होता है, हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है और आपकी शक्ति दुगनी गति से बढ़ जाती है और आप ज़्यादा सक्रिय होकर चीज़ों को करने लगते हैं। इसी का नाम क्या है, शक्ति संचालन। जैसे परीक्षा के दिनों में क्या करते हैं, जैसे परीक्षा के दिनों में जब आप जैसे पढ़ाई करते हैं दुगनी एनर्जी के साथ, दुगनी सक्रियता के साथ, वैसे आप सामान्य दिनों में करते हैं? नहीं करते हैं ना। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उस समय आप अभिप्रेरित नहीं होते हैं। उस समय क्या है, आपके अंदर क्या है, आवश्यकता नहीं होती है पढ़ने की, इसलिए आप नहीं पढ़ते हैं। लेकिन परीक्षा के दिनों में आप दुगनी गति से प्रेरित करते हैं क्योंकि आवश्यकता है कि अब नहीं पढ़ेंगे तो हम नहीं बचेंगे। ठीक है, यही शक्ति संचालन है। दूसरा है निरंतरता। निरंतरता का मतलब क्या होता है कि आप जब अभिप्रेरित होते हैं, जब मोटिवेट होते हैं तो आप किसी कार्य को आरंभ करते हैं, उसे
तब तक जारी रखते हैं जब तक आपकी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। जैसे एक भूखा व्यक्ति है, ठीक है, वो क्या करेगा, तब तक जो है अपने कार्य को जारी रखेगा या भोजन की तलाश करेगा जब तक क्या उसे भोजन की प्राप्ति नहीं हो जाता। तो निरंतरता मतलब किसी कार्य को लगातार करते रहने की शक्ति जो होती है वो मोटिवेशन से मिलती है। अगली विशेषता देखते हैं, परिवर्तनशीलता। ठीक, जो व्यक्ति मोटिवेट होता है, जो इसके अंदर मोटिवेशन होता है, वो क्या है, अपने लक्ष्य को पाने के लिए वो तरह तरह की चीज़ अपने जो तरीक़ों में वो परिवर्तन करता रहता है। जैसे जब आप मोटिवेट हैं, इसका मतलब कि आप फोकस्ड हैं अपने लक्ष्य के लिए, तो आप लक्ष्य को जो पाने के कई तरीके हैं वो सभी प्रयास आप करेंगे, बस आपका एक उद्देश्य है कि हम लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं। जैसे करियर बनाने वाला व्यक्ति क्या करता है, अपने नौकरी या अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करता है, वो पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, ठीक है, और भी काफ़ी जो है अपने टीचरों से सलाह लेता है। जब उससे भी नहीं होता है तो क्या करता है, वो रिश्वत भी देकर अपने करियर को प्राप्त कर लेता है। ठीक, अगला है चयनात्मकता। चयनात्मकता क्या है कि कई वस्तुओं में से उसी वस्तु का चयन करना जिसको व्यक्ति की सबसे ज़्यादा आवश्यकता हो। समझ रहे हैं क्या है कि चयनात्मक मतलब कई वस्तु बिखरी हुई हैं, उस कई वस्तुओं में से उसी वस्तु का चयन करना जिसके वो व्यक्ति को सबसे ज़्यादा आवश्यकता हो। जैसे एक प्यासा व्यक्ति है तो बहुत सारे पेय पदार्थ हैं या बहुत सारे खाने के वस्तु है, लेकिन उसमें से क्या करता है, वो उसी वस्तु का चयन करता है जिससे उसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता हो। जैसे प्यासे व्यक्ति को सबसे ज़्यादा आवश्यकता किसकी होती है, पानी की होती है, तो क्या है, वो पानी का सिलेक्शन करता है। तो समझ गए चयनात्मकता क्या होता है। 5वां है लक्ष्य प्राप्त करने की बेचैनी। जब आप मोटिवेट होते हैं तो फिर आप आप गाना गाते हैं, कर हर मैदान फतेह सुनते हैं, ठीक है, तो आपके अंदर एक जुनून सा जाग जाता है, ठीक है, आप जो है के अंदर बेचैनी हो जाता है लक्ष्य को प्राप्त करने का। जैसे एक प्यासा व्यक्ति है तो वो क्या करेगा, उसके अंदर बेचैनी हो जाएगा क्योंकि उसकी आवश्यकता पानी है, ठीक है, तो उसको जब तक नहीं प्राप्त करेगा तब तक उसके अंदर बेचैनी होगा या वो तनाव में रहेगा। अब कैसे बेचैनी समाप्त होगा, 6वां देख लेते हैं, लक्ष्य प्राप्ति के साथ बेचैनी का। जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि प्यासा व्यक्ति पानी को प्राप्त कर लेता है और जो करियर बनाने वाला व्यक्ति है अपने करियर को प्राप्त कर लेता है, तो उसकी बेचैनी या उसकी क्या है तनाव का अंत हो जाता है। तो ये इसका मतलब क्या है, लक्ष्य प्राप्ति के साथ बेचैनी का अंत हो जाता है। मोटिवेशन एक आग है जो आपके अंदर जब रहती है तो वो आपको क्या है, और भी दुगनी गति से कार्य करने के लिए मोटिवेट करती है या कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। अब ये तो बात हुआ विशेषताएं क्या होता है। अब अभिप्रेरणा के प्रकार क्या हैं इसको देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। तो मुख्य रूप से अभिप्रेरणा के 2 ही प्रकार होते हैं, एक आंतरिक अभिप्रेरणा, एक बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा क्या है, आंतरिक अभिप्रेरणा वह अभिप्रेरणा है जो आंतरिक तत्वों से हमें प्राप्त होती है, या जो कह सकते हैं कि जो हमें जन्म से प्राप्त होती है उसको आंतरिक अभिप्रेरणा कह सकते हैं। जैसे भूख, फिर उसके बाद प्यास, मलमूत्र त्याग, नींद, काम, ये सब क्या है, आंतरिक अभिप्रेरणा। बाह्य अभिप्रेरणा क्या है, बाह्य अभिप्रेरणा को अर्जित अभिप्रेरणा भी आप कह सकते हैं, क्योंकि बाह्य अभिप्रेरणा क्या है, हमें बाहरी वातावरण से या बाहरी फैक्टर से हमें प्राप्त होती है। जैसे क्या प्राप्त होती है, पद होता है, प्रतिष्ठा, सम्मान और उपलब्धि, ये सब क्या है, बाहरी अभिप्रेरणा। अब्राहम मैस्लो भी इसी को थोड़ा अपने हिसाब से कर दिए हैं, इनके अनुसार भी 2 प्रकार का होता है, जिससे पहला जैविक या जन्मजात अभिप्रेरणा। जैविक या जन्मजात अभिप्रेरणा उसे कहते हैं जो व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे भूख व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होता है, प्यास, काम, निद्रा, मलमूत्र त्याग, ये क्या है, किसी व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त होता है। इसे व्यक्ति वो अर्जित नहीं करता है, सीखता नहीं, जन्म से प्राप्त होता है। और अर्जित अभिप्रेरणा क्या है, अर्जित अभिप्रेरणा वह अभिप्रेरणा है जो व्यक्ति जन्म लेने के बाद समाज से या वातावरण से सीखता है या ग्रहण करता है, उसे क्या कहते हैं, अर्जित अभिप्रेरणा। जैसे कोई पद, ठीक है, कोई किसी पद पे आप सुशोभित हो गए हैं तो वो आप अपनी मेहनत से, काबिलियत से सुशोभित होते हैं। प्रतिष्ठा, आपको कोई सम्मान मिला, जिससे बहुत इधर भी भारत सरकार ने बहुत लोगों को पद्मश्री, ठीक है, पद्म विभूषण ये सब देते हैं, तो ये क्या है, एक प्रतिष्ठा होता है। पुरस्कार कोई मिला, आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं जिससे क्या है,
आपको उसके लिए पुरस्कृत किया जाए तो ये क्या है, वो आप अपने काबिलियत पे उसको ग्रहण करें। ठीक है। फिर उसके बाद सम्मान, उपलब्धि इत्यादि, कोई आपने उपलब्धि अर्जित कर लिया तो ये सब क्या है, अर्जित अभिप्रेरणा। तो ये अभिप्रेरणा के प्रकार के बारे में बात हुआ। अब हम बात करेंगे अभिप्रेरणा के कारक या सोपान क्या होते हैं, स्टेप फैक्टर्स ऑफ मोटिवेशन। ठीक, यानी कि अभिप्रेरणा कितने कारकों से या कितने स्टेप से होकर गुजरती है। सबसे पहला अभिप्रेरणा क्या होता है, उत्पन्न आवश्यकता यानी कि नीड। जब प्राणी के शरीर में किसी चीज़ की कमी हो जाती है या अति हो जाती है तो उसे आवश्यकता है कहते हैं। ठीक है, जब प्राणी के या जीव के शरीर में किसी चीज़ की कमी हो जाती है, ठीक, या अधिकता हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, आवश्यकता कहते हैं। जैसे हवा, जल, भोजन, नींद, मलमूत्र, त्याग इत्यादि। ठीक है, जैसे हवा की भी अगर कमी हो जाएगी दिक्कत हो जाएगा, अगर एयर भी ज़्यादा हो जाएगा तब भी, जल की कमी हो जाएगी तब भी दिक्कत हो जाएगा, जल ज़्यादा हो जाएगा तब भी दिक्कत हो। इसी प्रकार से सभी। ठीक है, जैसे आप एक प्यासा व्यक्ति है तो उसकी आवश्यकता क्या है, पानी है। ठीक, और दूसरा है चालक, प्रणोद और अंतर्नोद। देखिए चालक भी वही है, प्रणोद भी वही है, अंतर्नोद, सब समानार्थी शब्द है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं ड्राइव। आवश्यकता उत्पन्न होने के कारण प्राणी क्या हो जाता है, जब प्राणी के अंदर आवश्यकता उत्पन्न होता है तो वो क्या हो जाता है, तनावग्रस्त हो जाता है, वो बेचैन हो जाता है और वह पहले से ज़्यादा सक्रिय हो जाता है। क्यों सक्रिय हो जाता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। और इसी तनाव या सक्रियता को क्या कहते हैं, चालक कहते हैं, प्ररोध कहते हैं, अंतर्नोद कहते हैं। फिर से समझाओ, आवश्यकता उत्पन्न होने के कारण प्राणी क्या तनावग्रस्त हो जाता है और वो पहले से अधिक सक्रिय हो जाता है। और जो व्यक्ति जो तनावग्रस्त हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, इसी को क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। जैसे पानी की कमी से ओठ या गले का सूखना यानी प्यास। जैसे एक प्यासा व्यक्ति है तो पानी की कमी से क्या है, उससे गले का सूखना या ओठ का सूखना, तो उसके लिए क्या है, प्यास क्या है, वो चालक है, प्ररोध है, अंतर्नोद है। तीसरा है उद्दीपन या प्रलोभन, जिसे इंसेंटिव कहते हैं। वातावरण की वह वस्तु जिससे चालक की तृप्ति होती है उसे उद्दीपन या प्रलोभन कहते हैं। ठीक है, यानी कि वातावरण की वह वस्तु जिससे क्या होती है, चालक की तृप्ति हो जाती है, उसे क्या उद्दीपन या प्रलोभन कहते हैं। जैसे एक प्यासे व्यक्ति के लिए पानी क्या है, प्रलोभन है। आप तीनों को एग्जाम्पल समझे। जैसे एक प्यासा व्यक्ति है तो क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, पानी हो जाएगा, और उसके लिए चालक या प्रलोभन क्या है, प्यास, उसे क्या लगी है, प्यास। और उद्दीपन या प्रलोभन किससे उसका आवश्यकता की पूर्ति होगी, पानी से, तो ये क्या हो जाएगा, उद्दीपन या प्रलोभन। तो ये अभिप्रेरणा के कारक या सोपान थे। तो आज की क्लास में हमने डिटेल में बात किया कि अभिप्रेरणा या मोटिवेशन क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, परिभाषा क्या होता है, विशेषताएं क्या होती हैं, इसके प्रकार कितने होते हैं, इसके कारक क्या होते हैं, इसके सोपान क्या होते हैं। ये जो टॉपिक है आपको BA MA में तो महत्वपूर्ण है ही, नेट की में भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। साथ ही साथ ये टॉपिक जो है आपको सभी प्रकार की शिक्षक भर्तियों में भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, जैसे CTET हो गया, टेट हो गया, अन्य भी सभी प्रकार की शिक्षक भर्तियों में इससे 1-2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। इसलिए आप लोग चीज़ों को अच्छे समझे और वीडियो को अगर आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि इस चैनल पर आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड इसी प्रकार के बेहतरीन कंटेंट मैं उपलब्ध कराता रहता हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।